नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 11 जुलाई और आज है संडे। तो वैसे तो संडे को मेरे लेक्चर नहीं आते थे, बट और दिनों आजकल मैं बिज़ी रहती हूँ, संडे को ही थोड़ी फ्री रहती हूँ। तो कल मैं मेंस आंसर राइटिंग कर नहीं पाई थी। मैंने सोचा था आज सुबह 6 बजे वीडियो ले आऊँगी, बट थोड़ा सा बिज़ी थे कल। तो करंट अफेयर लाने के बाद में टाइम नहीं मिला, तो आज फिर मैंने अब उठते ही तैयार किया है और सोचा कि आप सबसे जो मैंने वादा किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत 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 इम्पोर्टेंट मुद्दा है और मैं 100% बोल रही हूँ मेंस में से इस पे क्वेश्चन बनने वाला है। ये हमारी मेंस में ही बन जाता, बट हमारी मेंस में छूट गया है मुद्दा, तो इस बार पक्का आने वाला है। क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि बीजेपी सरकार हमारे यहाँ पे जो 2 सालों से चल रही है, उनका ये चुनावी घोषणा पत्र में बोला गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, और सरकार जोरों शोरों से प्रयास भी कर रही है। और बीच बीच में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बयान आते रहते हैं, उनमें बोला भी जाता है बार बार कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। और कल के करंट अफेयर्स में अपन ने जो मीणा जनजाति से रिलेटेड जो केस देखा था दोस्तों, उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से केंद्र को बोला है कि इस गाइडलाइन पे विचार किया जाए और इस गाइडलाइन को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए कार्य किया जाए। तो बात ये हुई निकल के कि ये बहुत सुर्खियों में है। और जैसा मैं कहती हूँ, चाहे प्री का पेपर ले लो, चाहे मेंस का, पुरानी बातों के अलावा के बजाय वो पुराने मुद्दों को ही करंट से टच करके ही पूछते हैं। यही ट्रेंड है आज का, और खासकर आरपीएससी तो यूपीएससी के ट्रेंड पर चल रही है। अगर आप मेंस के पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन, हिस्ट्री को छोड़ दें तो उसके अलावा बहुत कम क्वेश्चन, पॉलिटी से तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो कि सिर्फ हमें पुरानी चीज़ें पूछी है। हर एक चीज़ को करंट से रिलेट करवाते हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे प्रस्तावना का वर्तमान प्रासंगिक महत्व हो, संविधान में कमियां हो, वर्तमान में क्या कमियां दिख रही हैं, संशोधन हो, सुधार हो, हर एक चीज़ को हमें वर्तमान से कनेक्ट करवाते हैं। इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे अनुच्छेदों में लिखा गया है, लेकिन यह वर्तमान में इतना ज़्यादा सुर्खियों में है, तो 100% संभावनाएं हैं। और इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए तो ये बेसिक क्वेश्चन होता है पॉलिटी में से, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो आज वही डिस्कस करेंगे। 100 शब्दों में मैंने लिखने की कोशिश करी है दोस्तों। 1.5-2 पेज हुए हैं मेरे, क्योंकि वहाँ पे जो पेज, मैं तो थोड़ा सा मतलब आपको आंसर अच्छा दिखे इसके लिए जैसे एक लाइन टॉपिक लगा के छोड़ दिया है ना, ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से राइटिंग समझ में आए। वहाँ पे अपन ये सब नहीं छोड़ते हैं, इतना मतलब जगह भी नहीं होती और इतना मतलब स्पेस नहीं होता अपने पास में। तो और कॉपी जो होती है, ये वाली जो मेरी कॉपी है, इससे चौड़ी कॉपी होती है वो, है ना, तो मतलब ज़्यादा अक्षर उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि मतलब उम्मीद क्या है, ये 100 शब्दों का ही बन जाएगा। बाकी हम अगर 200 शब्दों, मतलब हमें वहाँ पे 100 शब्दों में आंसर लिखना है ना दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग हम 150-200 शब्द याद करके चले ना, तो वहाँ पे हमारे 100 शब्द करेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि इतना तो दिमाग सबका थोड़ा होता ही है कि पूरा जो एकदम तो चीज़ें बिल्कुल याद नहीं आती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा मतलब 100 शब्दों से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर यहाँ पे लिखें, ताकि वहाँ पे हमारे 100 शब्दों से कम नहीं बने और एग्जैक्ट चीज़ें हमें याद आ जाए। और यहाँ पे मेरा पर्पज़ एक समझाने का भी होता है कि बिल्कुल आपको समझा भी दूँ कि इस मैटर में से जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसके अलावा भी किसी अदर तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, समान नागरिक संहिता क्या होती है। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि होती क्या है ना, डेफिनेशन किस तरह से देंगे, अनुच्छेद बताएंगे इसका। फिर इसके पक्ष में तर्क, मतलब क्यों लागू की जानी चाहिए, और विपक्ष में तर्क क्यों लागू नहीं हो पा रही है ना, देते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य बताइए कि फिर आगे हमें क्या किया जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया। तो मैंने इसमें से यूसीसी में से, अब मैं यहाँ पे यूसीसी ही लिखूंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि बार बार इतना बड़ा शब्द लिखने से हमारी आधी लाइन है तो उसी से भर जाएंगी, तो यूसीसी ही लिखूंगी बार बार इसको। तो डिस्कस करते हैं हम कि सबसे पहले तो हम वही देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या होता है। तो हम यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद से ही शुरू कर देते हैं, वही सबसे बेटर होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रयास किया गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों हेतु यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, वो तो सुप्रीम मतलब कोर्ट के द्वारा लागू किए जाने अनिवार्य हैं, राज्य के द्वारा लागू किए जाने अनिवार्य हैं। अगर राज्य इन्हें लागू नहीं करता है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक में जा सकते हैं। ठीक है, ये तो अनिवार्य है लागू करना।
और दूसरी तरफ हमारे 3651 तक क्या दिए गए हैं, डीपीएसपी दिए गए हैं। और डीपीएसपी जो है दोस्तों वो राज्यों की मर्जी पर छोड़े गए हैं, क्योंकि डीपीएसपी हमारे लोक कल्याण में अभिवृद्धि के प्रयास करते हैं, है ना। और हमारे राज्यों की जिस समय हम आज़ाद हुए थे तो सबकी ये सिचुएशन नहीं थी कि मतलब हम इतना, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, हम थोड़े से गरीब थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें कंगाल करके छोड़ा था उस टाइम पे। तो हमारे पास इतने मतलब संसाधन नहीं थे कि मतलब इतने जो डीपीएसपी में लिखे गए हैं लोक कल्याण की अभिवृद्धि के, वो हम एक साथ लागू करें। लेकिन संविधान निर्माताओं ने आशा करी थी कि जैसे जैसे हम अपना डेवलपमेंट करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे डीपीएसपी प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर लागू करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो डीपीएसपी के लिए, डीपीएसपी अगर कोई लागू नहीं होता है तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि डीपीएसपी राज्यों की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि राज्य के पास संसाधन है, राज्य लागू करना चाहे तो राज्य लागू कर सकता है। तो 36 से 51 तक डीपीएसपी है। और 44 में हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी डीपीएसपी में ही आता है, ठीक है। तो डीपीएसपी में आता है तो मतलब ये हुआ कि अनिवार्यतः मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र सरकार या कोई भी सरकार अनिवार्यतः लागू कर नहीं सकती है, जो भी राज्य चाहे उसको लागू कर सकता है अपने स्तर पे, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों इसमें मैं लिखना भूल गई, हमारे देश में गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब वो क्यों लागू है ये आप लोग बताइएगा कि क्यों गोवा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, क्यों भारत के अन्य राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, ऐसा क्या रीज़न था कि गोवा आज तक इसे संभाल पा रहा है और बहुत अच्छे से संभाल के लेके चल रहा है। और थोड़े दिन पहले तो जब कोर्ट में मुद्दा उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बयान भी दिया था कि हम गोवा से सीख सकते हैं। मतलब जो लोग सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में सक्सेसफुल नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आगे एक बार गोवा जाइए, वहाँ देखिए और सीखिए किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे लागू है और किस तरह से चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी दिया गया था। तो वो डिस्कशन तो हम बाद में कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है गोवा में ही क्यों लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जिनको पता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्यों गोवा में लागू है और क्यों सक्सेसफुल है, ताकि और बच्चों को भी जानकारी मिले। और अगर नहीं पता है, ज़्यादा लोगों को नहीं अगर पता है, मतलब नहीं पता है का आंसर आएगा और आप चाहते हो मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूँगी, ठीक है। तो 44 में दोस्तों यह प्रयास किया गया था कि राज्य अपने स्तर पर सभी हेतु यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा अपने नागरिकों के लिए। अब हम देखते हैं समान नागरिक संहिता से आशय पूरे देश के सभी नागरिकों और धर्म समुदायों होते एक समान कानून, अर्थात निम्न क्षेत्रों में कोई भी विभेद ना हो। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समान नागरिक संहिता, मतलब समान मतलब एक समान, नागरिक मतलब सभी नागरिकों के लिए, संहिता मतलब कानूनों का एक समूह है ना। तो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। तो इसे आप ये भी लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आशय सभी नागरिकों हेतु एक समान कानून लागू करना तथा सभी धर्म समुदायों हेतु निम्न क्षेत्रों में अर्थात विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के जो कानून है, प्रथाएं हैं, उनमें कोई विभेद ना स्थापित करना। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन उद्देश्य होता है। मतलब एक लाइन में कहें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना, है ना। और अगर थोड़े विस्तृत शब्दों में कहें तो कि सभी नागरिकों में अर्थात हमारे छोटे छोटे से धर्म समुदाय है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, उन सभी के कुछ कुछ प्रथाएं डिफरेंस होती है। सब में शादियाँ अलग तरह से होती है, सब में तलाक अलग तरह से होते हैं, ठीक है। तो उन सब की प्रथाएं, क्योंकि हमने कहा था कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम किसी भी धर्म से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो सबके जो विवाह की प्रथाएं हैं, तलाक की प्रथा है, विरासत की है, गोद लेने की प्रथाएं हैं, हमने इनको छूट दी थी कि चलो आप अपने अपने तरीके से लागू रहने दीजिए। लेकिन दोस्तों अब समय बदल रहा है, अब सब साक्षर हो रहे हैं, अब सब कानून के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमें ज़रूरत है कि इन मुद्दों पर एक समान कानून हो। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप भी इसे इस तरह से हाईलाइट करके लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं समान नागरिक संहिता और इसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद में एक समान कानून। इस तरह से भी आप थोड़ा सा हाईलाइट अगर किसी चीज़ को करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा 1835 में कानून की एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें कहा गया कि सभी प्रकार के अपराध हो, अनुबंध हो, कोई भी संधि हो, है ना, कोई भी फैसला हो, सभी विषयों पर कानूनों का एकीकरण की सिफारिश पहली बार कि ब्रिटिश सरकार तो देखो उनके यहाँ पे इतना विभेद नहीं है, मतलब उनके यहाँ पे रंगभेद नीति है, बाकी हमारी तरह ऊंच नीच जातियाँ, है ना, ये नहीं है उतना ज़्यादा। तो उनके देशों में पहले से सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होता था।
तो वहाँ पे इतना ज़्यादा विभेद नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक समान कानून बहुत पहले से लागू था, ठीक है। अब दोस्तों हमारे देश में भी उनको लगा कि भाई 1835 में कि एक समान कानून सभी के लिए होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक रिपोर्ट लाई और रिपोर्ट में कहा गया कि सभी प्रकार के अपराध हो गए, अनुबंध हो गए। अभी शादी ब्याह की बात नहीं हो रही है, आदि सभी पर क्यों नहीं, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए एक समान कानून हो। क्योंकि हमारे तो उस टाइम पे दोस्तों, अब तो फिर भी ठीक है, पहले तो हर एक जाति के लिए भी अलग अलग कानून थे भाई साहब, है ना, कि हर जाति इसमें विवाह नहीं कर सकती, इस जाति से उस जाति में नहीं जा सकते, ये जाति इधर नहीं आ सकती, ये मंदिर में नहीं जा सकती, ये कुएं का पानी नहीं पी सकती, ये वो। तो उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत लगी उनको कि एक समान कानून लाया जाए। लेकिन इसमें भी दोस्तों उन्होंने हिंदू और मुस्लिम लोगों को तो अलग ही रखा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कट्टरता थी। और आपको पता हिंदू और मतलब राजाओं का शासन एक तरह से तब ख़त्म ही तो हुआ था। तो हिंदू लोग और मुस्लिम लोग आपस में मतलब जानते ही नहीं थे, सब अपने अपने रूल्स और रिवाज लेके चल रहे थे। तो हिंदू और मुस्लिमों को छोड़कर उन्होंने सोचा कि हिंदू और मुस्लिमों को हम नहीं बोल रहे, बाकी सभी मतलब जैसे हिंदू में ही उन्होंने जैन पारसी है ना ये सब ले लिए कि भाई इनके लिए तो एक समान कानून कम से कम लागू हो। कोई अपराध करता है तो हिंदू धर्म वाले अलग तरह से सजा दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म वाले अलग तरह से सजा दे रहे हैं ना, तो ये तो गलत था ना। तो उन लोगों को तो ये तभी समझ में आ गई थी कि ऐसा कुछ कानून होना चाहिए। फिर दोस्तों जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद में 1956 में हमने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से एक कानून बनाया। इसमें हमने हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए और सिखों के लिए उत्तराधिकार संबंधी मुद्दों को संहिताबद्ध कर एक कानून बना दिया, जिसे नाम दिया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। जिसमें क्या कहा गया, इस कानून में जो लिखा गया है ना कि हिंदुओं में विवाह इस तरह से होगा, विवाह की तो चलो छूट है ना, विवाह तो बौद्धों में थोड़ा अलग होता है, सिखों में थोड़ा अलग होता है, जैन में अलग होता है, लेकिन उत्तराधिकार के जो नियम है वो इन चारों पांचों समुदायों में सेम होंगे। जैसे हिंदू में होते हैं वैसे ही बौद्धों में होंगे, जैनों में होंगे, सिखों में होंगे। मतलब अगर आप अपने ट्रेडिशन से चल रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है और कोर्ट में अगर मामला आता है तो मामले में फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही दिया जाएगा। ये मतलब 1956 में साबित कर दिया गया। और इस कानून में भी दोस्तों बहुत सारा मुद्दा हुआ था, इनमें इसमें महिलाओं को पिता की संपत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं दिया गया था। फिर इसी पे दोस्तों कई सालों तक महिलाओं ने संघर्ष किया और अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में जब संशोधित हुआ तो 2005 के बाद में महिलाओं को भी पुरुषों पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार दिया गया। लेकिन 2005 से भी दोस्तों हक देने के बाद में भी कई सारे मामले ऐसे आए जिसमें कहा गया है कि पिता जीवित है तो ही संपत्ति मिलेगी, अगर पिता पहले ही मर चुका है तो संपत्ति नहीं मिलेगी महिलाओं को। तो अभी इसका 2019 में फिर से फैसला आया और फिर से कहा कि चाहे पिता जीवित हो चाहे पिता मृत हो, हिंदू महिला, हिंदू पुत्री का पिता की संपत्ति में वही सेम राइट्स होंगे जो कि अगर वो पुत्र पैदा होते तो पुत्र को होते। भाई पुत्र को तो आप नहीं बोलते हो कि मरने, अगर पापा आपके पहले मर गए हैं तो आपको संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, है ना। तो अब इस कानून को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया गया। तो यही वो कानून था दोस्तों जिसमें पहली बार हिंदू, बुद्धों, जैनों और सिखों इन सभी के लिए उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में समान कानून लागू कर दिया गया। अब इन कानूनों से हम बढ़ किस तरफ रहे हैं, हम यूसीसी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मतलब एक साथ हम यूसीसी लागू नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिमों में दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ ही कार्य करता था अब तक भी, है ना। अभी भी मुस्लिमों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही तलाक वगैरह होते हैं अभी भी। मतलब क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे यूसीसी लागू नहीं है। जिस दिन हमारे यूसीसी लागू हो जाएगा मुस्लिम महिला भी उसके साथ हो रहे हर एक अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ कोर्ट जा सकेगी। अभी भी जाती है लेकिन बहुत रेयरेस्ट केस में उनके पक्ष में फैसला आता है, बिकॉज ऑफ वो कहते हैं कि हम अपने कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलाते हैं और आप लोगों को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत उसमें नहीं है। लेकिन दोस्तों इस केस में मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम केस 1985 में आया था, जिसमें कि लाइक मुस्लिम लोग महिलाओं को ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा है, जब कभी तलाक दे देते और तलाक देने के बाद में उनकी ये जिम्मेदारी भी नहीं होती कि वो उस महिला को गुजारा भत्ता दे, है ना। लेकिन इस केस में जब 1985 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मोहम्मद अहमद खां को शाहबानो बेगम को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो यह गुजारा भत्ता पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वो आया था, मतलब निर्णय आया था जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का कोई ऐसा कि
मतलब बात नहीं कही गई थी। तो यहाँ से हम फिर यूनिवर्सल सिविल कोड की मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए, एक कदम बढ़ गया ना इस तरफ, है ना। धीरे धीरे हमने क्या किया दोस्तों, आगे चल के अब हमने ट्रिपल तलाक भी ख़त्म कर दिया। अब जब ट्रिपल तलाक ख़त्म किया तभी भी बहुत सारी बातें इस तरह की आई थी कि भाई ट्रिपल तलाक आप क्यों ख़त्म कर सकते हो, ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिखा गया है, आप होते कौन हो छेड़छाड़ करने वाले। लेकिन हमारी सरकार ये बोलती है, सरकार क्या हमारा संविधान ये बोलता है कि कोई भी धर्म कोई भी कानून अगर किसी दूसरे एक पक्ष के साथ में विभेद करता है, अन्याय करता है, तो वह कानून में छेड़छाड़ करने का हक हमारे संविधान को होगा। और इसी नीति का पालन करते हुए हमने इन कानून में छेड़छाड़ किया और वर्तमान में ट्रिपल तलाक असंवैधानिक घोषित हो चुका है। ये बात अलग है कि सोसाइटी स्तर पर उसे दोस्तों मानने में टाइम लगेगा। जैसे कि अस्पृश्यता निवारण कानून 47 से हमारे देश में लागू है, लेकिन अभी तक भी हम बहुत कुछ रेयर इलाकों में जाते हैं, वहाँ अभी भी होती है ना। तो और लेकिन अब बहुत हद तक ख़त्म भी हो चुकी है ना, क्योंकि लोग शिक्षित हो चुके हैं तो अपने हक जानने लगे हैं, अपने हक जानने लगे हैं। तो अगर उनके साथ ये भेदभाव होता है तो वो कानून का सहारा लेते हैं और कानून उनका पक्ष भी लेता है ना। लेकिन इसको मतलब लागू करने में जब कानून बन गया, लेकिन वास्तविक स्तर पर लागू करने में कितने सालों लग गए ना। ऐसे ही हर कानून को सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम इन मामलों से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर अब तक हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ में, है ना। अब दोस्तों पक्ष में तर्क देखते हैं कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से विवाह, विरासत, उत्तराधिकार समेत विभिन्न कानूनों की जटिलता में सरलता आ जाएगी। अभी देखिए कि कोई हिंदू है, उसका विवाह, जैसे कल वाला डिस्प्यूट ही हमने देखा कि वो महिला मीणा थी और मतलब हिंदू मीणा वैसे तो हिंदू लोगों में ही आते हैं, लेकिन वो अलग से बोल रही है कि मैं तो मतलब तलाक का जो मामला है वो मीणाओं की जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग मानूंगी। अब भाई मीणाओं की अलग संस्कृति क्या आ गई, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अब हमें संविधान का पालन करना चाहिए, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे मामले हैं। और इसमें फिर वो क्या क्या मतलब बयान क्या आता है, क्योंकि हमारी यूसीसी लागू नहीं है तो सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय के लोगों को अपने अपनी संस्कृति और रिवाज मानने का हक है। तो अगर हमारे दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो ऐसे डिस्प्यूट होएंगे ही नहीं ना। मतलब अगर कोई मुस्लिम महिला को तलाक दे देता है तो फिर वो क्या करता है, 2 शादियाँ 3 शादियाँ कर लेता है। वो क्या कहता है, क्योंकि हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं, आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले। जबकि वास्तविकता यह होनी चाहिए कि अब हमारी सोसाइटी पढ़ी लिखी है, मतलब संपन्न है, अच्छी तरह से समझती है सारे मुद्दों को, तो अब क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। और इस चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा होते हैं, कानूनों में विसंगतियाँ हो जाती है ना। तो इनसे फिर मामले उलझते ही जाते हैं, कानूनों में जटिलता आ जाती है। अगर सब धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय के लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा तो ऑब्वियसली कानूनों में सरलता आएगी, ठीक है। तो पहला मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी लागू होने से सभी धार्मिक संप्रदाय के लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जा सकेगा। बिकॉज ऑफ हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं दोस्तों, इंडिया धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमने कहा था कि हमारे देश में रहने वाले सभी धर्म समुदाय के लोगों को अपने अपने धार्मिक मान्यताएं मानने का अधिकार होगा, ये हमने कहा था। और इस अधिकार के तहत ही दोस्तों, क्योंकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस अधिकार के तहत ही ये लोग अपनी अपनी संस्कृति मानते हैं और ये लोग यूसीसी का विरोध करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में ये भी तो कहा गया है कि इंडिया धर्मनिरपेक्ष से ज़्यादा एक पंथ निरपेक्ष देश है, और पंथ निरपेक्ष देश का हम विभिन्न अलग अलग पंथों को मानते हैं, उन पंथों को अपनी संस्कृति और अपने रिवाज मानने का हक है। लेकिन अगर उस रिवाज से, उस मतलब प्रथा से किसी भी लोगों के साथ अन्याय होता है तो हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के कानून को उस चीज़ में, धर्म के मामले में इंटरफेयर करने का अधिकार होगा। मतलब जो पश्चिमी देशों का धर्मनिरपेक्ष मॉडल है और इंडिया का धर्मनिरपेक्ष मॉडल है, उसमें यही तो अंतर है कि पश्चिमी देशों में धर्म के मामले में किसी भी तरह से वहाँ की सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन हमारे हस्तक्षेप करेगी। लेकिन कब करेगी, सामान्य मामलों में हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन धर्म के नाम पर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, मतलब गलत चीज़ हो रही है, तो हमारी सरकार को उस चीज़ में इंटरफेयर करने का हक है। और इसी कानून के तहत ही हमने क्या किया है, हमने
हमने ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया है, इसी कानून के तहत ही हमने सती प्रथा को ख़त्म किया है, इसी कानून के तहत ही हमने बाल विवाह को ख़त्म किया है। नहीं तो सती प्रथा, हिंदू धर्म के लोग भी बोल सकते थे सती प्रथा तो हमारा धर्म है, आप कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले, ये तो हमारे संस्कार है। भाई संस्कार एक तरफ है, उस लुगाई को जो मार रहे हो उससे तुम इच्छा तो पूछ लो, क्योंकि उस औरत को दोस्तों इसलिए मार दिया जाता था, कई बार बहुत कम होता था कि चलो वो अपनी मर्जी से सती बन रही है वो ठीक है ना, लेकिन बहुत कई बार ऐसे भी मामले हुए हैं कि क्योंकि पुरुष के मरने के बाद में उसकी संपत्ति किसकी हो जाती थी, वाइफ की, अगर उसके बच्चे वगैरह नहीं हो तो उसके रिश्तेदार उसले इसलिए सती बना देते थे कि उस संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाए, है ना। तो ये तो चीज़ें गलत थी ना, और वैसे भी गलत है भाई, अगर पुरुष नहीं मरता है किसी स्त्री के मरने पर तो स्त्री क्यों मरती है, पहले की बातें अलग थी अब बातें अलग है, तो हमने उसको भी तो ख़त्म किया ना, है ना। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज़ें हैं, धर्म के नाम पे हम अंधविश्वास और अन्याय थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये कहा गया है कि भाई हमारा देश एक तरह से, चलो वैसे तो हमने पंथ निरपेक्ष बोला है, अब तो पंथ निरपेक्ष बोला है, लेकिन शुरू में धर्म निरपेक्ष बोला था, तो इसका मतलब ये था कि धर्म के नाम पे देश छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना लागू करने वाले लोग यही बोलते हैं कि राज्य को, देश को धर्म के नाम पे छेड़छाड़ करने का हक नहीं है, लेकिन हक है जब धर्म के नाम पर अन्याय होता है तब, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो दोस्तों सभी धार्मिक समुदाय की, खासकर महिलाओं को ही हर चीज़ का, अब सती प्रथा मान लो उसमें शिकार कौन हो रही थी, महिलाएं, बाल विवाह मान लो उसमें भी ज़्यादातर असर, चलो पुरुष का भी बाल विवाह होता है, लेकिन बाल विवाह के जो ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं, लाइक फिर छोटी एज में बच्चे हो जाते हैं, फिर गर्भावस्था में ही महिला की मृत्यु हो जाती है, तो वो असर दुष्परिणाम ज़्यादा किस पे होते हैं, महिला पे होते हैं, ठीक है। और ट्रिपल तलाक मान लो, इसके दुष्परिणाम किस पे है, महिला पे है। तो जो सेंसिटिव जो वर्ग होता है वो ज़्यादातर महिला ही होती है, और इसके दुष्परिणाम भी महिला के साथ ही होते हैं। तो धर्म के नाम पर जो गलत चीज़ें हो रही है उनको ख़त्म करने के लिए भी यूसीसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से कई संवेदनशील वर्गों लाइक महिलाओं को भेदभाव झेलने पड़ते हैं, और यूसीसी लागू होने से समाज के संवेदनशील वर्गों के हित सुरक्षित हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो भी महिलाएं हैं और मतलब जो भी सेंसिटिव वर्ग है जिन्हें धर्म के नाम पे थोड़ा सा प्रताड़ित होना पड़ता है, अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो उन्हें अब कानून के दायरे में सभी धर्मों के लिए सभी तरह के कानून एक समान होंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा धर्म में मान लो कि उत्तराधिकार अधिनियम के तहत में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार ही नहीं था। भाई क्यों अधिकार नहीं है, ऐसा क्या रीज़न है, महिलाओं ने ऐसा क्या अपराध किया है कि हम बेटी के रूप में पैदा हो गए तो हमें संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो ये तो गलत चीज़ें हैं ना। तो ये तो पुरुषों की बनाई हुई कुत्सित मानसिकता का उदाहरण हम बोल सकते हैं। और आजकल जब महिलाएं कदम से कदम मिलाकर हर चीज़ पे चल रही हैं, समझ रही हैं, अपने अधिकारों को मांग रही हैं और अपने अधिकारों को मांग कर उन्हें अच्छे से मतलब अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी एक लाइफ भी दे रही है, तो फिर क्यों नहीं उन्हें संपत्ति दी जाए, है ना। तो ऐसे कानून तभी तो लागू होंगे ना जब हम यूसीसी में होंगे, है ना। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तो समाज का एक जो दबा कुचला वर्ग है वो तो हमेशा दबा ही रह जाएगा। तो इसलिए भी सेंसिटिव जो वर्ग है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई अल्पसंख्यक जाति हो, उन सभी के हितों का संरक्षण जब होगा जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और यूसीसी से महिला और पुरुष भेदभाव जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में हुआ, ट्रिपल तलाक में हुआ, यह भी खत्म होगा और लैंगिक समानता भी आएगी। ऑब्वियसली हम दोस्तों लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता की तरफ यूसीसी से पढ़ेंगे। तो ये तो 4 पॉइंट मैंने बता दिया कि यूसीसी लागू क्यों की जानी चाहिए, है ना। अब मैं बोलूँगी कि यूसीसी लागू करने में हमारे यहाँ पे बाधाएं क्यों आ रही है। ऐसे नहीं करूँगी कि क्यों नहीं लागू की जानी चाहिए, लागू तो की जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि हम यूसीसी लागू नहीं कर पा रहे। सबसे पहला तो दोस्तों हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 जो हमें किसी भी धर्म को मानने और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो किसी भी धर्म को मानने के लाइक कोई मुस्लिम धर्म को मान रहा है, हिंदू धर्म को मान रहा है, तो हिंदू धर्म में तो ये कहा गया है कि सती होना तो बहुत एक पुण्य का कार्य है। हिंदू धर्म में तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ला दिया गया है। मुस्लिम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ ला दिया गया है जिसके तहत ट्रिपल तलाक, 2-3 विवाह करना, ये सब तो मतलब एक्सेप्टेंस है उनके, है ना। तो दोस्तों ये जो 25 है, अगर हम इनका विरोध करते हैं तो हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मुस्लिम वाले बोलते हैं हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप कौन होते हो छेड़छाड़ करने वाले। तो अनुच्छेद 25 जो है सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसे हम हटा भी नहीं सकते बिकॉज ये मौलिक अधिकार है ना, कि सभी को अपने धर्म का पालन करने की, प्रचार प्रसार करने की छूट
झूठ है। तो दोस्तों यह सब मतलब विरोधाभास हो रहा है यूसीसी में और 25 में। अगर यूसीसी लागू करते हैं तो 25 खत्म हो जाता है, मतलब 25 में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, और 25 लागू करते हैं तो फिर यूसीसी कैसे लागू करेंगे, क्योंकि सभी धर्म वाले कहेंगे कि हमें तो अनुच्छेद 25 अधिकार दे रहा है ना अपने धर्म को मानने का, तो फिर यूसीसी क्यों माने, यूसीसी तो कोई मौलिक अधिकार भी नहीं है ना। तो एक ये मतलब सबसे बड़ी बात है तो ये हो गई। सेकंड दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि सभी के साथ समाज एक समान व्यवहार करेगा। तो दोस्तों यहाँ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि समानता के अधिकार में अगर हम किसी भी धर्म समुदाय व्यक्ति के लोगों को बोलते हैं तो ये वो लोग यही बोलेंगे कि भाई हमें तो 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है, कानून इसमें छेड़छाड़ क्यों कर रहा है, क्यों बीच में आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि यूसीसी जो है वो बहुसंख्यक वर्ग के हितों की पुष्टि करता है। आज देखो ये बोल रहे हैं कि चलो हम जो है विवाह तलाक इनके मामले में संविधान के अकॉर्डिंग यूसीसी लागू करेंगे। तो जो मुस्लिम वर्ग है जो है ना, मतलब जो मुस्लिम वर्ग है वो अल्पसंख्यक है अपने यहाँ पे, और या फिर और कोई भी वर्ग ले लो जो अपने अकॉर्डिंग ही जीना चाहता है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग जीना चाहता है, वो क्या कहेगा, क्योंकि जो यूसीसी लागू होगा उसमें ज़्यादातर जो मतलब मान्यताएं हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर मान्यताएं वो जैसे तलाक है, हिंदू धर्म में तलाक होता है, 2 विवाह है, हिंदू धर्म में मान्य नहीं है। तो यूसीसी लागू होने के बाद में मुस्लिमों में भी 2 विवाह अब मान्य नहीं होंगे, है ना। तो फिर ये तो गलत हो गया ना। तो मतलब ये लोग ये कहेंगे कि आप तो एक बहुसंख्यक समाज के कानून हम पे लागू कर रहे हो। तो अल्पसंख्यक वर्ग का हमेशा ये आरोप रहता है कि यूसीसी के माध्यम से आप हम पे बहुसंख्यक वर्ग के कानून लागू करना चाहते हो। तो एक ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। फोर्थ लगाया जाता है दोस्तों, सांप्रदायिक विरोध भी उभर सकते हैं। हो सकता है कि धार्मिक संप्रदायों में आपसी विरोध उत्पन्न हो जाए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये हमारी संस्कृति खत्म करना चाहते हैं और हमारी पुरातनवादी संस्कृति के मूल्यों पर भी चोट पहुंच सकती है। कह सकते हैं कि भाई हम अपनी संस्कृति को लेके चल रहे हैं इतने दिन से, यूसीसी लागू करने से कहीं ना कहीं वो संस्कृति खत्म होने लगेगी। तो ये सारे इल्ज़ाम इस पर लगाए जाते हैं कि यूसीसी लागू करने में ये प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष में तर्क होते हैं। तो विपक्ष में तर्क आप ये देखिए कि पक्ष में फ़ायदा ज़्यादा है या नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो दोस्तों नेगेटिव पॉइंट तो कहने के लिए ही है, आप देख सकते हो इन सब चीज़ों से फ़ायदा ही ज़्यादा है, और आज नहीं तो कल हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम अभी धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन के रूप में मैंने कहा है कि इस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का कार्य एकदम से ना होकर चरणबद्ध तरीके से किया जाए। तो दोस्तों एकदम से किया जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी धर्म नुकसान, मतलब कोई भी धर्म के लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे हमने अभी ट्रिपल तलाक खत्म किया है, हिंदुओं में सती प्रथा खत्म कर दिया है, ऐसा धीरे धीरे करके हम एक एक करके कदम बढ़ाए कि हर साल एक कानून बदल दिया, एक कानून बदल दिया, और धीरे धीरे फिर अपने आप हम ऑटोमेटिक यूसीसी की तरफ बढ़ेंगे। तो एकमात्र उपाय यही है कि चरणबद्ध तरीके से बढ़े, वक्त की मांग को देखते हुए कानूनों को संहिताबद्ध और एकीकृत करने की ज़रूरत सी बन गई है। आज टाइम की डिमांड ऐसी है कि भाई मुस्लिम महिलाएं भी अपने हकों का डिमांड कर रही हैं। वो भी कह रही हैं कि भाई कोई आदमी में इतनी पावर कैसे आ गई कि हमें 3 बार तलाक बोलते ही एकदम से हमारे साथ संबंध खत्म कर दे। क्या हम पढ़ी लिखी नहीं है, क्या हमारे कोई अधिकार नहीं है, क्या हमारे लिए कानून नहीं है, क्या हमारे लिए संविधान नहीं है। तो जब वो डिमांड कर रही है, वो समझदार हो रही है, तो क्यों नहीं हमारा देश उनको अधिकार दे, उनके अधिकारों की रक्षा करे। तो एक ज़रूरत है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, परंतु इसके साथ ही पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को मिटाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को मौलिक अधिकारों जैसी शक्तियां देना सुनिश्चित करना होगा। तभी पूरी तरह से लागू हो सकता है जब हम मौलिक अधिकार के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो ये मैं कंक्लूजन के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आंसर अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें हर एक पक्ष लेने की कोशिश करी है, हर एक तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करके बता देना। फिर भी कोई कमी लग रही है तो आप सॉल्यूशंस भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको पर्सनल कोई एडवाइस चाहिए, स्टडी रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ स्टडी रिलेटेड बात अगर कोई करनी हो, तो मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो का डेली आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं जो भी 2 वीडियो लाती हूँ उनकी जो पीडीएफ होती है मैं डेली टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों शेयर भी कर दिया कीजिए, थोड़े से तो व्यूज़ बढ़ाइए। बाकी आप लोगों की मर्जी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।